हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं अब सामान्य अध्ययन जो आपका टॉपिक है विषय, उसके अंतर्गत मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। कि मगध जो एक साम्राज्य हुआ करता था, आधुनिक जो बिहार है उससे रिलेटेड मगध साम्राज्य, तो वो किस तरह से वहाँ शासन रहा, कौन कौन से वंशावलियों ने वहाँ पे शासन किया और कितना वो डेवलप हुआ अपने समय पर। यानी कि ये बात है ईसा से पूर्व की बात है, महात्मा बुद्ध के समय की बात भी इसमें होगी, उससे पहले की बातें भी इसमें होंगी। तो वो समय रहा महाजनपद काल का, महात्मा बुद्ध के समय का 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो उन्हीं में से एक महाजनपद है मगध। तो मगध महाजनपद का, मगध साम्राज्य का कैसे उत्कर्ष हुआ, कैसे उसका शुरुआत हुई है, उस पर हम चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मगध साम्राज्य पे राज्य किया, सबसे पहला वंश जो रहा बृहद्रथ वंश। बृहद्रथ वंश, इसका संस्थापक बृहद्रथ था। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक था बृहद्रथ। ठीक है। मगध वंश, मगध साम्राज्य का सबसे पहला वंश जो है वो रहा बृहद्रथ। प्राचीन वंश, सबसे प्राचीन वंश ये है। और इसकी राजधानी जो रही, इसकी राजधानी वो रही गिरिब्रज। गिरिब्रज जिसको राजगृह भी कहा जाता है, राजगृह। ठीक है। और इसका पुत्र जो था वो था जरासंध। इसके पुत्र का नाम था जरासंध। तो ये इतनी जानकारी जो है मगध के इस बृहद्रथ वंश के बारे में, सबसे पहले नंबर पर जो कि वहां पर आसीन रहा बृहद्रथ वंश। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है हर्यक वंश। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं हर्यक वंश की। बृहद्रथ वंश के बाद नंबर दूसरे पर हर्यक वंश। हर्यक वंश जो था, ये इसका संस्थापक था बिंबिसार। इसका संस्थापक था बिंबिसार, जो कि 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर आसीन हुआ। ईसा पूर्व में ये मगध की गद्दी पर बैठा। कौन? बिंबिसार। तो ये हर्यक वंश की शुरुआत वहां से हो जाती है। सबसे पहले बृहद्रथ वंश, बृहद्रथ वंश के बाद हर्यक वंश। ये मगध साम्राज्य के बारे में बता रहे हैं, पूरे ऑल इंडिया का, ऐसा नहीं कि पूरे भारतवर्ष का बता रहे हैं, क्योंकि अलग अलग उस समय पर डायनेस्टीज हुआ करती थी। तो जो मगध डायनेस्टी उस वक्त पर बहुत चर्चित थी और बहुत ज्यादा फैली हुई थी, विस्तृत डायनेस्टी थी। ऐसे छोटे मोटे तो ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी वंशावलियां तो अलग चलती रही उनके समकालीन। लेकिन ये मगध साम्राज्य जो है, ये परीक्षा की दृष्टि से भी और ऐतिहासिक रूप से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहला वंशावली रही बृहद्रथ वंश, जिसका संस्थापक बृहद्रथ स्वयं था और उसका पुत्र फिर उसके बाद जरासंध बैठा। उनके बाद हर्यक वंश की शुरुआत हुई, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक जो था वो बिंबिसार था, जो 544 ईसा पूर्व जो है मगध की गद्दी पर आसीन हुआ, मगध पर उसने शासन किया। बिंबिसार जो ये राजा था, इसने बहुत सारे ऐसे अंग देश का जो राजा था ब्रह्मदत्त, उसको भी हरा करके अपने राज्य में शामिल करवा लिया था। एक पॉइंट ये इसके बारे में बनता है। दूसरा, इसका एक ऐसी एक इसकी आदत या ऐसा इसका एक टेंडेंसी थी बिंबिसार की, जो कि ये अपने जो पड़ोसी देश होते थे या राजा होते थे, उन राज्यों के साथ संबंध बना करके भी अपने रिश्ते अच्छे कर लेता था। यानी कि विवाह संबंध बना करके बहुत सारे राजाओं की कन्याओं से इसने जो है विवाह संबंध बनाए हुए थे। और उनके बदौलत क्या हुआ था कि वो सारे राजा जो है इसके बिंबिसार के मित्र बन करके रहा करते थे। तो ऐसे भी इसका साम्राज्य का विस्तार हुआ था। ये पहले से ये भी देखा जाता था काफी सारा प्राचीन समय में, ऐतिहासिक काल। उसके बाद ये जो बिंबिसार है, इसका ये महात्मा बुद्ध के समय का भी, उनका समकालीन भी माना जा सकता है। महात्मा बुद्ध के समकालीन भी रहा ये। तो जब महात्मा बुद्ध की सेवा में इसने अपने राजवैद्य जीवक को भेजा। इसका राजवैद्य हुआ करता था जीवक, राजवैद्य जीवक।
इसको जो है इन्होंने भेजा कहाँ, महात्मा बुद्ध की सेवा में, बिंबिसार ने। तो बिंबिसार हुआ। बिंबिसार के बाद जो गद्दी पर बैठा, ये बिंबिसार और ये सब जो थी, वैसे जैन धर्म का अनुयायी था बिंबिसार। महात्मा बुद्ध की सेवा में इसने जो है भेजा अपने राजवैद्य जीवक को। इसके बाद इसका पुत्र हुआ, बिंबिसार के बाद पुत्र हुआ इसका कौन, अजातशत्रु। अजातशत्रु अब इसने क्या किया, इसने अपने पिता की हत्या कर दी, पिता यानी बिंबिसार की हत्या, और 493 ईसा पूर्व में शासन करने लगा। खुद राजा बन गया अपने पिता की हत्या करने के बाद। 493 ईसा पूर्व में इसने अपने पिता की हत्या कर दी अजातशत्रु ने। यह भी जैन धर्म को मानने वाला था अजातशत्रु। इसके बाद ये जो अजातशत्रु था, इसने ये अजातशत्रु जो था, इसका जो पुत्र हुआ, अजातशत्रु का पुत्र कौन हुआ, उदयन। अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन। और ये उदयन ने क्या किया, जैसे कि अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा, गद्दी पर बैठा, ऐसे ही उसके बेटे ने भी अपने पिता को मार के वो भी गद्दी पर बैठ गया 461 ईसा पूर्व में। तो उदयन ने क्या किया, इसने अपने पिता की हत्या कर दी। पिता की हत्या करके 461 ईसा पूर्व में ये भी गद्दी पर बैठा। 461 ईसा पूर्व में ये भी गद्दी पर बैठा, इसने अपने पिता की हत्या कर दी। इसके बाद इसका पुत्र आता है, इसका पुत्र जो था नागदशक, जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नागदशक ये हर्यक वंश का अंतिम शासक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक। तो नागदशक जो था, ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो 4 शासक मुख्यतः हर्यक वंश के हुए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागशासक। तो ये नागदशक जो था ये अंतिम शासक था। और इस नागदशक का एक हुआ करता था अमात्य, इसका था अमात्य, जिसका नाम था शिशुनाग। कौन, इसका अमात्य शिशुनाग था। अमात्य मतलब मंत्री, अमात्य कौन था, शिशुनाग। तो शिशुनाग ने क्या किया, इसने नागदशक को अपदस्थ करके यानी गद्दी से हटाकर, नागदशक को गद्दी से हटा करके स्वयं गद्दी पर बैठ गया, स्वयं राजा बन गया। कौन बन गया, शिशुनाग। और शिशुनाग वंश की स्थापना की। और इसके साथ ही क्या कर दी इसने, शिशुनाग वंश की स्थापना। तो शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी इसने, शिशुनाग ने। शिशुनाग के नाम से ही शिशुनाग वंश चला। और शिशुनाग वंश का फिर जो शिशुनाग का उत्तराधिकारी था वो कालाशोक था। इसके बाद आया कालाशोक, और कालाशोक के बाद आया नंदीवर्धन। और ये जो है अंतिम शासक रहा। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक रहा नंदीवर्धन, ठीक है। कालाशोक और उसके बाद नंदीवर्धन जो है ये अंतिम शासक रहा शिशुनाग वंश का। इतना जानकारी जो है शिशुनाग वंश के बारे में है। इन्होंने जो है फिर समय समय पर अपनी राजधानियों को भी परिवर्तित किया इधर से उधर,
किसी ने पाटलिपुत्र बनाई। सबसे पहले तो मगध की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? गिरिब्रज। मगध की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? ऑफिशियली पहले जो थी वो गिरिब्रज थी, राजगृह। फिर उसके बाद ये उदयन ने इसको बना दिया पाटलिपुत्र। फिर ये जो नाग दशक उदयन जो था ये इसने जो है इसको बना दिया, ये राजधानी जो थी इसको पाटलिपुत्र बनाया। फिर ये जो शिशुनाग आया इसने राजधानी बना दी वैशाली। ये शिशुनाग ने जो है राजधानी बनाई वैशाली। और फिर ये जो ये नंदीवर्धन था और अंतिम राजा था कालाशोक जो था, ये उससे पहले जो कालाशोक था, इसने राजधानी पुनः जो है फिर पाटलिपुत्र बनाई। यानी ये गिरिब्रज था, गिरिब्रज के बाद फिर उदयन ने जो है इसको पाटलिपुत्र बनाया। इसने जो है राजधानी जो है पाटलिपुत्र बनाई। इसने पाटलिपुत्र बनाई, इसने जो है पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली बना दी, वैशाली में राजधानी। और फिर ये कालाशोक ने फिर से जो है पाटलिपुत्र बना दी और तब से जो है पाटलिपुत्र ही जो है मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में आगे रही। तो ये हो गया आपका शिशुनाग वंश तक। पहला वंश ये और दूसरा वंश हर्यक वंश, तीसरे नंबर पर आ गया आपका शिशुनाग वंश। ठीक है, तो शिशुनाग वंश का जो है ये विवरण रहा। उसके बाद आया यहाँ पे नंद वंश। शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया? नंद वंश। नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक कौन? महापद्मनंद। नंबर 4 नंद वंश, इसका संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। और इस वंश का अंतिम शासक था, इसका अंतिम शासक जो था वो था घनानंद। अंतिम शासक घनानंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। और पहला जो शासक था इसका, जो जिसने नींव रखी है नंद वंश की, जिसने नींव रखी मगध साम्राज्य में, वो था महापद्मनंद। नंद वंश का जो अंतिम शासक था ये घनानंद जो था, ये सिकंदर का समकालीन इसको कहा जाता है। सिकंदर का ये समकालीन था। सिकंदर कौन था? बात करते हैं सिकंदर की। यह हालांकि इस वंश में नहीं था, लेकिन सिकंदर कौन था? सिकंदर जो था एक यूनानी आक्रमणकारी था, एक तरह से समझ लीजिए। सिकंदर, इसका जन्म जो था 356 ईसा पूर्व में हुआ था। हालांकि ये पूछा तो बहुत कम जाएगा। जन्म हुआ था सिकंदर का 356 ईस्वी पूर्व में। 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था यूनान में। ठीक है, और इसने जो है 326 ईसा पूर्व में एक अभियान चलाया। 326 ईसा पूर्व में एक अभियान जिसे कहा गया भारत विजय। इसने भारत विजय कहा उसको, भारत विजय अभियान शुरू किया। भारत विजय अभियान शुरू किया सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में। और ये इसी क्रम में ये आया नदियों के रास्ते, यूनान से होता हुआ अरब, ये अफगानिस्तान और इधर से होता हुआ पंजाब के रास्ते घुसने का इसने प्रयास किया। तो पंजाब में झेलम नदी, वितस्ता भी इसको कहते हैं, वितस्ता नदी के किनारे जो पंजाब के शासक थे उस वक्त, पंजाब के शासक थे उस वक्त पोरस। पोरस से युद्ध हुआ। किसका? सिकंदर का। सिकंदर का जो है युद्ध होता है पोरस के साथ। और उस वक्त इस युद्ध को हाइडेस्पीज का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को कहते हैं हाइडेस्पीज का युद्ध।
हाइडेस्पीस का युद्ध भी इसको कहा जाता है, वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है, झेलम नदी के किनारे झेलम युद्ध भी कहा जाता है। तो ये पोरस के साथ युद्ध हुआ था। पोरस उस वक्त पंजाब का सम्राट था, पंजाब का राजा था, पंजाब में शासन करता था। तो उसने जो है सिकंदर को भारत के अंदर नहीं घुसने दिया। फिर कालांतर में 1 साल के बाद 325 ईसा पूर्व में 325 ईसा पूर्व में फिर सिकंदर ने फिर प्रयास किया जल मार्ग के को छोड़ करके स्थल मार्ग से भारत में आने का, और फिर ये सफल भी हुआ और भारत में आया। भारत में आने के बाद सिकंदर ने जो है यहाँ किसका एक सेनापति हुआ करता था, सेनापति जो था सिकंदर का सेनापति, सिकंदर का जो सेनापति था वो था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर ये इसका सेनापति था। तो ये भी अपने टाइम का महान योद्धा था, सिकंदर तो था ही। बाद में सिकंदर अपने देश वापस लौट जाता है और ये सेल्यूकस निकेटर को जो है इधर की जिम्मेदारी सौंप देता है। इस सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य हराता है बाद में, ये मैं बात की बात बता रहा हूँ। इसी दौरान जो है चंद्रगुप्त मौर्य को भी आचार्य चाणक्य के द्वारा तैयार किया जा रहा था। नंद वंश के बाद इधर हम देखेंगे तो 5वां वंश आता है मौर्य वंश, जो सीधे नंद वंश के बाद मगध के राज सिंहासन पर आसीन हुआ, आरूढ़ हुआ, वो था मौर्य वंश, और इसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? ये चाणक्य का शिष्य था। इसको वृषली कहा गया है। लेखकों ने, उस तत्कालीन लेखकों ने इसको जो है वृषली कहा है, यानी कि जो निम्न कुल में जिसका जन्म हुआ हो वैसा इसको कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो वृषल कहा गया इसको। विशाख दत्त ने कहा, मुद्रा राक्षस जो उसकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की, उसमें जो है इसको वृषल कहा गया है चंद्रगुप्त मौर्य को, यानी कि जो नीच या निम्न जाति में या निम्न वर्ग में जिसने जन्म लिया हो। तो ये तो बात हुई चंद्रगुप्त मौर्य की। तो ये कोई राजवंश का बच्चा नहीं था, ये एक सामान्य परिवार से आने वाला बच्चा था, एक निम्न वर्ग से आने वाला बच्चा था। इसको जो है चाणक्य ने, कौटिल्य जिसको कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी उनका एक नाम है, उन्होंने, विष्णुगुप्त ने, चाणक्य ने इसको तैयार किया चंद्रगुप्त मौर्य को। किसके खिलाफ? घनानंद के खिलाफ। ये जो अंतिम शासक नंद वंश का था घनानंद, क्योंकि इसके अत्याचारों से जनता भी बड़ी परेशान थी, क्योंकि ये बहुत ही विलासी और बहुत ही भोग विलासी और इस प्रकार का राजा माना जाता है घनानंद को, जो ये उस वक्त मगध के गद्दी पर बैठा हुआ था। इसको प्रजा की कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं रहती थी, अपने भोग विलास में ही मस्त मगन रहता था। तो इसी बात पर चाणक्य, जो कि इस घनानंद के दरबार में राजगुरु के पद पर थे, तो चाणक्य और घनानंद के बीच विचार विमर्श, जो वैचारिक मतभेद हो गया, इनके बीच में वैचारिक मतभेद हो गया, बातें नहीं बनी। चाणक्य को इसकी नीतियां पसंद नहीं आई घनानंद की, और चाणक्य ने इनको समझाने का प्रयास किया, तो घनानंद ने जो है चाणक्य को अपमानित करके राजदरबार से निकाल दिया। तो जब चाणक्य को राजदरबार से निकाल दिया, तो चाणक्य ने तब शपथ ली, प्रतिज्ञा ली कि मैं एक दिन ये घनानंद के इस अत्याचारी शासन का अंत करूंगा। तो उस क्रम में उन्होंने एक निम्न वर्ग से आने वाले एक बालक को, उसकी प्रतिभा देख करके चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया, उसको शिक्षा दीक्षा दी और सेना उसके साथ तैयार की, और उसके सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य को सहायता दे करके घनानंद को जो है उसके पद से हटाने का काम किया, यानी राजगद्दी से उसको हटाया, उसको हराया, और तब जाकर के मौर्य वंश की नींव पड़ी। मौर्य वंश जो है चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर ही ये सिकंदर और ये सेल्यूकस निकेटर ये भी एक तरफ चल रहे थे, ये भी चीजें एक तरफ चल रही थी उसी समय, समकालीन घटनाएं हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हटाया और मौर्य वंश की नींव डाली, मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर के साथ भी चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ और इसने सेल्यूकस निकेटर को भी हराया। सेल्यूकस निकेटर को हराया और जिसके फलस्वरूप युद्ध संधि हुई। युद्ध की संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया, एक तो अपनी जो इसकी बेटी थी सेल्यूकस निकेटर की,
कार्नेलिया, उससे जो है सिकंदर की ये चंद्रगुप्त मौर्य की शादी कर दी, अपनी पुत्री से शादी करवा दी सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी। पहला। दूसरा, 4 जो मुख्य इसके अपने गढ़ हुआ करते थे पश्चिम की ओर, यानी कि यूनान की तरफ जाते हुए पंजाब के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले एरिया में, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। तो काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, इन 4 जगहों का राज्य भी जो है चंद्रगुप्त को सौंप दिया। चार जगहों का राज्य भी जो है चंद्रगुप्त को सौंप दिया। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने, जो कि सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर तो जा चुका था यूनान, और कालांतर में सिकंदर की जो है मृत्यु भी हो गई थी। बहुत अधिक समय तक तो सिकंदर भी जो है नहीं रहा जीवित, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। 323 ईसा पूर्व में लगभग सिकंदर की मृत्यु हो गई थी, और लगभग सिकंदर उस वक्त 33 साल का था। तो बहुत ज़्यादा उम्र में सिकंदर बहुत ज़्यादा उम्र तक नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसने अपना नाम इतना करा कि इतना आक्रमण किया, पूरे विश्व पे उसका प्रभाव रहा। सिकंदर महान कहा जाता है। तो ये था इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके बाद क्या कुछ हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस तरह से घनानंद को पराजित किया चाणक्य की मदद से। तो उसके बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये जैन धर्म को मानता था वैसे। फिर बाद में भद्रबाहु जो थे, जैन धर्म के जो गुरु भद्रबाहु थे, हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि 2 गुरु हुए, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। तो भद्रबाहु जो कर्नाटक की ओर चले गए थे बाद में 300 ईसा पूर्व के लगभग, अकाल पड़ने की वजह से, उनसे भी इसने शिक्षा दीक्षा ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। उनसे भी जो है फिर शिक्षा दीक्षा ली। जैन धर्म का ये भी मानने वाला था। अभी तक जो भी शासक थे वो अधिकांश हमारे जो है जैन धर्म के मानने वाले थे। हालांकि बौद्ध धर्म भी उस वक्त चल रहा था, समकालीन चल रहे थे दोनों धर्म। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जब हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारे लेखकों ने अपनी पुस्तकों में लिखा है। सबसे पहला तो एक बात है, विशाख दत्त एक राइटर हुआ करते थे उस वक्त के, इनकी पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। दूसरा मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के समकालीन था। चंद्रगुप्त के समय में यहाँ रहता था, वो सेल्यूकस का राजदूत था। कौन? मेगस्थनीज। और इसकी पुस्तक थी इंडिका। क्या थी? इंडिका। तो ये पुस्तकों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। विशाख दत्त की पुस्तक का नाम मुद्रा राक्षस। इसी पुस्तक में विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त को वृषल कहा है। इसी पुस्तक में चंद्रगुप्त को इसने वृषल नाम से जो है एड्रेस किया है। और ये मेगस्थनीज ने जो इंडिका लिखी है, इसने तमाम चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो भी शासन प्रणाली थी, जिस तरह से राज्य हुआ करता था, जैसे जैसे सुविधाएं या जो जो व्यवस्थाएं चंद्रगुप्त ने राज्य के लिए की हुई थी, वो सब इसने विस्तार से उल्लेख किया हुआ है अपनी पुस्तक मेगस्थनीज ने इंडिका में। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हुई, और चंद्रगुप्त की मृत्यु होती है 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में। चंद्रगुप्त मौर्य मृत्यु 298 ईसा पूर्व। कहाँ? श्रवणबेलगोला। कहाँ है ये? कर्नाटक में, जहाँ गोमटेश्वर की मूर्ति भी है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की 298 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद चंद्रगुप्त के बाद आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र गद्दी पर बैठा, जिसका नाम था बिंदुसार। बिंदुसार, ये मौर्य वंश ही चल रहा है अभी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद देखिए, सबसे पहले तो आया चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद आया बिंदुसार।
बिंबिसार अलग है, जो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, और ये है बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र, मौर्य वंश का दूसरा शासक, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बना, बिंदुसार हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका उत्तराधिकारी बना। 298 ईस्वी पूर्व में ये भी ये गद्दी पर बैठा। इसको बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। और इसको इसके जो अनेक अन्य जो नाम हैं वो हो गए इसके अमित्र घात, अमित्र घात। दूसरा इसका नाम है भद्रसार, भद्रसार भी इसको कहा गया है, वायु पुराण में कहा गया है भद्रसार। वायु पुराण के अंतर्गत इसको जो है भद्रसार कहा गया है। और अमित्र घात का मतलब होता है अमित्र को घात कर देने वाला, यानी कि जो अमित्र है, अमित्र मतलब जो मित्र नहीं है यानी कि शत्रु है, शत्रु पर घात करने वाला, यानी कि शत्रु को हनन कर देने वाला, मार देने वाला, शत्रु विनाशक, अमित्र घात कहा गया। भद्रसार भी इसको कहा गया, किसमें, वायु पुराण के अंतर्गत। तो ये इसके कुछ अन्य नाम हैं जो किसके, आपके बिंदुसार के। उसके बाद बिंदुसार के बाद इसके दो बेटे हुए, एक हुआ सुशील और एक हुआ अशोक। इसके दो पुत्र हुए, एक हुआ सुसीम और एक हुआ अशोक। तो अशोक जो है ये बैठा मगध की गद्दी पर, और सुसीम को इसने जो है तक्षशिला भेजा। सुसीम और इन दोनों को भेजा इसने। तक्षशिला में विद्रोह हो रहा था मगध साम्राज्य के खिलाफ, तो उस विद्रोह को रोकने के लिए इन दोनों बेटों को इसने जो है पहले तो तक्षशिला भेजा, सुसीम और अशोक दोनों को। फिर अशोक जो है इसके बाद गद्दी पर बैठा। तो बिंदुसार के बाद कौन गद्दी पर बैठा, अशोक। अशोक जो है सम्राट बना। अशोक का आपने नाम सुना ही है, सम्राट अशोक, उस पर बहुत सारी धारावाहिक, बहुत सारी फिल्में इस तरह से बनी हुई हैं। तो अशोक ने जो है इसको पुराणों में इसको अशोक वर्धन भी कहा गया है, अशोक को। दूसरा, ये जो अशोक था इसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत, वैसे तो कहा जाता है कि बहुत क्रूर राजा ये रहा अपने समय में, और बहुत सारी लड़ाइयाँ इसने लड़ी। बहुत सारे युद्धों को जीतने के बाद कलिंग युद्ध, जो उड़ीसा में कलिंग का युद्ध जब इसने जीता, तो वहाँ जो नरसंहार हुआ उसको देख करके ऐसा कहा जाता है कि अशोक का जो है हृदय परिवर्तन हुआ, और उसके बाद इसने जो है संन्यास ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। तो अशोक ने जो है फिर बौद्ध धर्म अपनाया, और फिर इसने बहुत सारे ऐसे शिलालेख लिखवाए, ऐसे अभिलेख लिखवाए। अशोक के अभिलेख और अशोक के शिलालेख आज भी जो है हमारे भारत में देखने को मिलते हैं, कई जगहों पर मिलते हैं। जैसे इसमें पशु बलि की निंदा इसने की है, मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था की अभिलेख मिलते हैं अशोक के समय के, जिसमें मनुष्य की चिकित्सा का भी वर्णन है, प्रावधान, और पशुओं की चिकित्सा का प्रावधान भी उसने किया हुआ है। इसी प्रकार कुछ राज काज करने के तरीकों पर भी जो है अभिलेखों में मिलता है। तो बहुत सारे इसके अभिलेख मिलते हैं अशोक के। इसका जो अशोक के शिलालेखों की जो खोज की है, वैसे 14 शिलालेख हैं अशोक के। टोटल कितने शिलालेख हैं अशोक के? जो शिलालेख हैं, शिलालेख जो हैं टोटल हैं 14, और इनकी जो खोज की थी वो की थी फैंथिलर ने। फैंथिलर ने खोज की थी। खोजकर्ता कौन है? फैंथिलर, पादरिटी फैंथिलर, ठीक है, पादरिटी फैंथिलर। इसने जो है अशोक के शिलालेखों की खोज की थी सन 1750 में। सबसे पहले जो है खोज हुई थी 1750 में, अशोक के समय के शिलालेखों की खोज इसने की थी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, इसकी जो अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें भाषा जो यूज हुई है वो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है और खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक
लिपि का भी कुछ उसमें मिलता है, और अर्मेनियन जो लिपि है उसका भी, अरमाइक लिपि का भी उसमें प्रयोग देखा गया है उसके शिलालेखों में। तो उनको जो है ऐसा पढ़ा गया है। इसके जो अभिलेख हैं, ग्रीक और अरमाइक लिपि का जो अभिलेख है वो कहाँ से मिला है, वो इंडिया वाले पोर्शन में ज़्यादा नहीं मिले, वो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले इलाकों में मिले हुए हैं। और शेष जो भारत में मिले हुए हैं वो ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हुए हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, ग्रीक यूनानी भाषा, अरमाइक भाषा भी जो है उधर ही की है। तो उन भाषाओं के जो अभिलेख हैं वो मिले हैं कहाँ, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, और बाकी भारतीय क्षेत्र में जो मिले हैं अभिलेख वो मिले हैं ब्राह्मी भाषा में, ब्राह्मी लिपि में। 3 प्रकार के से इनको बांटा जा सकता है अशोक के अभिलेखों को। अशोक के अभिलेख, इनका 3 तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है इनको। नंबर 1 शिलालेख, नंबर 2 स्तंभलेख, स्तंभलेख, और नंबर 3 जो है गुहालेख, यानी कि जो गुफाओं में लिखे गए गुहालेख। तो ये 3 प्रकार से इनको कैटेगराइज किया जाता है। शिलालेख जो है ये हैं 14, खोजकर्ता इनके जो हैं वो फेंथलर खोजकर्ता माने जाते हैं। और जो ये स्तंभलेख और गुहालेख हैं ये भी अशोक के समय के मिलते हैं। स्तंभलेख जो है इनकी संख्या है 7 स्तंभलेख मिलते हैं अशोक के समय में। शिलालेख जो है वो 14 हैं, और आपके स्तंभलेख जो हैं वो 7 हैं। तो ये जो है इसके कुछ अशोक के स्तंभलेख और शिलालेखों के बारे में जानकारी। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई सर्वप्रथम किसको, जेम्स प्रिंसेप, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1837 ईस्वी में लगभग जेम्स प्रिंसेप को सफलता प्राप्त हुई अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में कि क्या उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि वो लिपियां जो हैं वर्तमान समय की लिपियां नहीं है, वो पुरानी लिपियां हैं। जैसा कि हमने कहा, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, खरोष्ठी लिपि में लिखा गया, ग्रीक लिपि में लिखा गया है, और अरमाइक लिपि में लिखे गए हैं उसके अभिलेख अशोक के। 4 प्रकार की लिपियों में वो लिखे गए हैं। कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कौशाम्बी का अभिलेख, इसको रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रानी का अभिलेख कहते हैं। कौशाम्बी के अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। चाणक्य, या इसको कौटिल्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी इन्हीं को कहा जाता है। ये इनके नाम हैं, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। इनकी पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, और इस अर्थशास्त्र में पूरी राज व्यवस्था का वर्णन है। राज व्यवस्था, तत्कालीन राज व्यवस्था का वर्णन कि किस प्रकार से राज व्यवस्था होनी चाहिए, शासन की व्यवस्था किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या क्या पद होने चाहिए, मंत्री, पुरोहित, समाहर्ता, संग्रहकर्ता, कुछ कुछ बहुत सारे ऐसे पदों को इन्होंने इसमें डिटेल से बताया है। तो 17-18 किस्म के इसमें इन्होंने पदों के बारे में बताया है, और किस प्रकार से शासन होना चाहिए, क्या क्या इकाइयाँ होनी चाहिए राज्य की, ये सब चीज़ें। जैसे सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपको बता देता हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। सरकारी भूमि को क्या कहा जाता था उस वक्त, सीता भूमि, सीता भूमि कहते थे।
ये चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, जो कि मौर्य वंश के शासकों के लिए ये अर्थशास्त्र की पुस्तक एक मार्गदर्शक पुस्तक के रूप में रही शासन करने के लिए। तो मौर्य वंश का जो शासन रहा वो लगभग रहा, मौर्य वंश का शासन रहा आपका 137 वर्षों तक, और अंतिम शासक रहा मौर्य वंश का, उसका नाम भी बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम शासक भी बृहद्रथ। और इस बृहद्रथ को फिर इसका जो सेनापति था, इस बृहद्रथ को इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग, कौन? पुष्यमित्र शुंग ने इसके पद से हटा दिया, इसने इसकी हत्या कर दी। पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी। इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। मगध की गद्दी पर जो है शुंग वंश का जो है फिर प्रारंभ हो गया पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, और ये जो है ब्राह्मण जाति का था, इसलिए इसको ब्राह्मण वंश के अनुसार हम पढ़ेंगे। ये जो था ब्राह्मण जाति का था, इसलिए इसे ब्राह्मण वंशावली भी कहा जाता है, ब्राह्मण शासन भी कहा जाता है। ब्राह्मण शासन, जो कि पहला इसमें कौन था? पुष्यमित्र शुंग। जो बृहद्रथ का सेनापति था, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ, उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, और 185 ईसा पूर्व में इसने पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके खुद ये शासन पर बैठ गया, गद्दी पर बैठ गया, और मगध में जो है फिर ब्राह्मण शासन की नींव पड़ गई, ब्राह्मण साम्राज्य आ गया। और ब्राह्मण साम्राज्य में सबसे पहला जो है पुष्यमित्र शुंग का शासन आया, और फिर उसके बाद शुंग वंश के बाद कण्व वंश, फिर आगे फिर सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश जिसको कहते हैं, और फिर इस तरह से ये कुछ भारत के ब्राह्मण वंश रहे, मगध के गद्दी पर जो आसीन रहे। इनके बारे में फिर हम डिटेल से अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।